हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 का पहला कंप्लीट बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में पेश किया गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, क्योंकि यह इनके द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार 8वां बजट था, और जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री बन गई, क्योंकि लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बन गई। इनसे पहले लगातार 7 बार बजट पेश किया गया था, जो कि सी.डी. देशमुख जी के द्वारा पेश किया गया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं, ये आगे हम वीडियो में देखेंगे। और इस बजट की चर्चा आप चारों तरफ सुन रहे होंगे कि यह बजट में मिडिल क्लास को बहुत राहत दी गई है, बजट मिडिल क्लास के लिए है। तो इस बजट में एक्चुअल में मिडिल क्लास को कुछ मिला है या सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया है? तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन और बजट का कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो यूनियन बजट 2025-26 को समझने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। तो बजट के अंदर दोस्तों, सरकार अपने टोटल बजट एक्सपेंडिचर, मतलब आने वाले साल में सरकार टोटल कितना खर्चा करेगी, उसका अनुमान लगाकर पहले ही रिकॉर्ड देती है। और वो पैसा सरकार के पास कहाँ कहाँ से आएगा। जैसे आप बात की जाए इस बजट की, तो इसमें सरकार ने ये कहा है कि हमारा आने वाले साल में टोटल एक्सपेंडिचर 50,65,345 करोड़ रुपए का होगा। मतलब टोटल सरकार 50,65,345 करोड़ का खर्च करेगी। तो ये खर्च सरकार किस किस सेक्टर पर करेगी, किस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाएगा, कहाँ पर कम किया जाएगा। टोटल ओवरऑल एस्टीमेट 50,65,345 करोड़ का सरकार ने दिया है। अब पैसा खर्च करने से पहले ये भी बताना होगा सरकार को कि इतना पैसा सरकार के पास आएगा कहाँ से। तो वो होता है सरकार का बजट रिसिप्ट्स, कि जो टोटल सरकार को आने वाले साल में पैसा खर्च करना है वो कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा। तो ये एक्चुअल में बजट का मीनिंग होता है कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें सरकार आने वाले साल में कितना पैसा खर्च करेगी और वो पैसा कहाँ से आएगा, उसका एस्टीमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। क्लियर है? एक्चुअल डाटा वो नहीं होता। अब बात करते हैं इस बजट की। तो दोस्तों, यह बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार 8वां बजट है। पहला बजट उनके द्वारा सन 2019 में पेश किया गया था। तो सन 2019 में पहला बजट उनके द्वारा पेश किया गया। उसके बाद से लगातार टोटल ये 8वां बजट उनके द्वारा है। तो टोटल 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बन गई हैं। उनसे पहले सी.डी. देशमुख थे। तो उनसे पहले लगातार बजट पेश करने वाले, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो हैं सी.डी. देशमुख। अब सी.डी. देशमुख काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये आर.बी.आई के 3rd नंबर के गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर थे। अब देखो, थोड़ी सी हिस्ट्री पे अगर चर्चा करें तो जो ये सन 1955 का जो ये बजट था, यह बजट पहली बार हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रिंट करवाया गया था। हिंदी और इंग्लिश में पहली बार बजट को प्रिंट सी.डी. देशमुख जी के द्वारा करवाया गया था, जो कि पहला बजट 1955 है। तब से लेकर आज तक बजट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रिंट करवाया जाता है। तो टोटल लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली इकलौती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और लगातार 7 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री वो हैं सी.डी. देशमुख। लेकिन टोटल बजट सबसे ज़्यादा किस वित्त मंत्री ने पेश किए हैं? तो वो है मोरारजी देसाई। तो वो कौन है? मोरारजी देसाई। इनके द्वारा कुल 10 बजट पेश किए गए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, 6 यहाँ पर और 4 बजट ये रहे। तो टोटल 10 बार बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री वो हैं मोरारजी देसाई। लेकिन लगातार बजट पेश करने वाले सबसे ज़्यादा वो है 8 बार, वो है निर्मला सीतारमण जी, जो इस बार ये रिकॉर्ड उनके द्वारा बनाया गया है। तो 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा और 9 बार टोटल पी चिदम्बरम जी के द्वारा बजट पेश किया गया है। तो 9 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम। इसके बाद 8 बार वो होगी निर्मला सीतारमण जी, और 7 बार बजट पेश करने वाले 2 वित्त मंत्री हैं हमारे पास। एक है प्रणब मुखर्जी और दूसरे हैं सी.डी. देशमुख। तो क्लियर? तो 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री वो मोरारजी देसाई, 9 बार पी चिदम्बरम, 8 बार निर्मला सीतारमण जी। और ये जो मोदी सरकार का
2029 तक का अगर पूरा टेन्योर अगर ये पूरा कर लेती हैं तो मोरारजी देसाई का जो ये रिकॉर्ड है 10 बार बजट पेश करने का, यह रिकॉर्ड भी इनके द्वारा तोड़ दिया जाएगा। तो 7 बार टोटल बजट पेश किया गया। 2 वित्त मंत्री हैं, एक है प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं सीडी देशमुख। क्लियर है। अब देखो, अब कुछ बजट की और हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे आज़ाद भारत का पहला बजट, आज़ाद भारत का पहला बजट आर.के. शानमुखम चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था, जो 26 नवंबर 1948 को पेश किया गया। क्लियर। अब आज़ाद भारत के बाद हम लोग गणतंत्र हुए, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया गया। तो आज़ाद भारत का पहला बजट आर.के. शानमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया गया। और भारत के इतिहास में ऐसा 3 बार हुआ है कि बजट प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया, वित्त मंत्री के द्वारा ना पेश करके प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया है। तो टोटल 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट को पेश किया। तो पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा बजट को पेश किया गया। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा 1958-59 का बजट पेश किया गया। सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा 1970-71 का बजट पेश किया गया। तो सेकंड पीएम जिनके द्वारा बजट पेश किया गया वो हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी फर्स्ट फीमेल बन गई थी यहाँ पर बजट पेश करने वाली। फर्स्ट फीमेल अगर पूछता है एग्ज़ाम में तो वो आ जाएंगी इंदिरा गांधी। वहीं और फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है तो वो है निर्मला सीतारमण। क्योंकि आज तक के भारत के इतिहास में वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कोई बनी ही नहीं है। तो पहली महिला वित्त मंत्री वो निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन बजट पेश करने वाली दूसरी महिला हैं, क्योंकि पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी हैं और दूसरे नंबर की प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा बजट पेश किया गया। और थर्ड पीएम है दोस्तों, तो थर्ड पीएम है दोस्तों वो हैं राजीव गांधी। वो कौन है? राजीव गांधी। तो ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं भारत के इतिहास में जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट को पेश किया। तो राजीव गांधी के द्वारा जो बजट पेश किया गया वो 1987-88 का बजट है। और दोस्तों 1991 का बजट जो 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो बजट पेश किया गया था, यह सबसे लंबा बजट था जो 18,650 वर्ड का बजट था। तो सबसे लंबा बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा पेश किया गया है आज तक, जो कि 1991 का 24 जुलाई 1991 को पेश किया गया था। लेकिन बजट स्पीच, सबसे ज़्यादा लंबी स्पीच जो है, लॉन्गेस्ट स्पीच, वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश की गई है। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2020 का बजट है। इस बजट की जो स्पीच है दोस्तों वो लॉन्गेस्ट स्पीच है, जो 2 घंटे 42 मिनट की है। 2 घंटे 42 मिनट की स्पीच दी गई है। क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट स्पीच की बात करें तो वो निर्मला सीतारमण जी का है, लेकिन अगर वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट बजट देखें तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। और अगर बात करें वर्तमान बजट की, तो वर्तमान बजट की जो स्पीच है दोस्तों वो 74 मिनट है। 74 मिनट, तो 1 घंटा 14 मिनट की स्पीच वर्तमान बजट की है। तो ये था बजट का संबंधी कुछ हिस्टोरिकल व्यू। अब पहुंचते हैं कि करंट बजट में एक्चुअल में दिया क्या। और एक और चीज़ दोस्तों मैं देख रहा था तो सामने आ गई कि यह जो बजट है दोस्तों, यह सैटरडे को पेश किया गया, सैटरडे को बजट पेश किया गया। और आप लोगों को ये पता होगा जब बजट पेश किया जाता है दोस्तों तो शेयर मार्केट ओपन होती है उस दौरान। तो सैटरडे को भी मार्केट ओपन होगी। तो ऐसा इतिहास में टोटल तीसरी बार हुआ है जो बजट के कारण सैटरडे को भी मार्केट ओपन की गई। तो टोटल 3 बार आज तक मार्केट ओपन हुई है सैटरडे को बजट की वजह से। तो पहली बार हुआ था 28 फरवरी 2015 को, 28 फरवरी 2015 को पहली बार मार्केट सैटरडे को खुली। दूसरी बार 1 फरवरी 2020 में खुली और एक वर्तमान में आज की दिन 1 फरवरी को 2025 को। तो टोटल 3 बार शेयर मार्केट बजट की वजह से सैटरडे को ओपन की गई है। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में
रखना पड़ेगा, किसी भी एग्जाम में ये भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब पहुंचते हैं वर्तमान बजट में एक्चुअल में हमें दिया क्या क्या गया है। दोस्तों इस बजट की शुरुआत निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बहुत ही एक अच्छे कथन से की गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से है। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से है। और यह प्रसिद्ध कथन दोस्तों तेलुगु कवि श्री गुरुराजा अप्पा राव के द्वारा दिया गया था। और इस बजट की जो थीम है वो है सबका विकास। अब सबका विकास कैसे किया जाए, जैसे विकास करे कैसे। हम लोगों ने सपना तो देख लिया कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे ज़्यादा भारत की ग्रोथ है ऑल ओवर सभी वर्ल्ड में। अगर जीडीपी ग्रोथ की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ भारत की ही है। तो अब भारत का जो सपना देखा हमने कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और भारत का विकास कैसे किया जाए, तो विकसित भारत के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पर आउटलाइन की गई थी, तो वो बताए गए। तो सबसे पहला है जीरो पॉवर्टी। पहला क्या है? जीरो पॉवर्टी मतलब गरीबी से मुक्ति। दूसरा 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल एजुकेशन जो है वो 100% देनी है हमें। अगला है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करनी है। दूसरा स्किल्ड लेबर जो है, जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें और स्किल्ड लेबर है वो 100% हमें करना है। और अगला कि भारत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 70% हो। महिलाओं की भागीदारी कितनी हो? 70% हो। और किसानों को भारत में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। तो फार्मर मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, कि भारत जो किसान है वो अन्नदाता है। भारत के जो किसान क्या है वो अन्नदाता हैं और उसको फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हमें बनाना है। तो ये कुछ सपने लेकर, कुछ प्रिंसिपल लेकर इस बजट में आगे बढ़ा गया। और इस बजट की जो थीम है वो क्या बताएगी? वो है सबका विकास। तो दोस्तों जो थीम थी सबका विकास, उस जर्नी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों इस बजट में टोटल 4 पिलर के ऊपर ये बजट खड़ा किया गया है। तो टोटल 4 पिलर हैं इस बजट के। पहला पिलर है एग्रीकल्चर। पहला पिलर क्या आ गया हमारा? एग्रीकल्चर। दूसरा पिलर एमएसएमई। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इस बजट में काफ़ी सारी योजनाएं बनाई गई हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन ही बदल दी गई। अगला है इन्वेस्टमेंट। उससे अगला है एक्सपोर्ट। तो निर्यात, निवेश, एमएसएमई और कृषि, तो ये 4 पिलर हैं जो इनके ऊपर ये हमारा कंप्लीट बजट खड़ा हुआ है। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों एक एक पिलर लेने से पहले हम देख लेते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई इस बार का जो टोटल बजट है दोस्तों वो है 50,65,345 करोड़ का बजट टोटल अब की बार का बनाया गया। उसमें पैसा कहाँ से आएगा? तो हमारे पास जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं दोस्तों वो आएंगी हमारी 3,34,20,409 करोड़ की। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं दोस्तों वो है हमारी 16,44,936। तो ये पैसा आएगा हमारे पास। उसमें से टैक्स से कितना पैसा आएगा? तो लगभग 28 लाख रुपए टैक्स से पैसा आएगा। और नॉन टैक्स को छोड़कर कितना पैसा आएगा? तो वो आएगा हमारा 5,83,000 करोड़ रुपए। क्लियर है। और ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स में कि लोन, रिकवरी ऑफ लोन, जैसे लोन दिया हुआ है वहाँ से हमें रिकवरी करनी है, तो 29,000 करोड़ के लोन की हम रिकवरी करेंगे। अदर रिसिप्ट्स, जो अन्य रिसिप्ट्स रह गई वो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, तो उधार कितना लिया जाएगा? तो उधार लगभग 15,68,936 करोड़ का टोटल उधार लिया जाएगा, जिसमें हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट्स बनी है तो वो कितनी बनी हमारी? वो बनी 16,44,936। और टोटल बजट का जो टोटल पैसा कितना आएगा? वो आएगा हमारा 50,65,345। और कितना खर्च किया जाएगा? इतना ही पैसा खर्च किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल एस्टीमेट, ये बजट एस्टीमेट, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट और ये बजट एस्टीमेट। अब ये है क्या? तो दोस्तों किसी भी बजट को बनाने के लिए 3 साल के डाटा की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे 2025-26 का जो ये बजट बनाया जा रहा है तो ये बजट नवंबर-दिसंबर 2024 में ही बनना शुरू हो गया होगा। हम ये मान के चलते हैं कि बजट नवंबर 2024 में या दिसंबर 2024 में बनना शुरू हो गया होगा। तो नवंबर की बजाय हम मान लेते हैं दिसंबर 2024 में बजट बनना शुरू हो गया। अब साल कब से शुरू हुआ? साल शुरू हुआ हमारा अप्रैल से। तो साल कब से शुरू हुआ?
तो साल शुरू हुआ हमारा अप्रैल 2024 से। तो अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक टोटल 8 महीने हमारे पास थे। कितने महीने हमने लोगों ने निकाल दिए? 8 महीने हम लोगों ने निकाल दिए। अब सरकार ने बजट बनाने के लिए कहा कि भाई चलो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, सारा डाटा इकट्ठा करते हैं। तो 2024 में सरकार ने कहा कि बताओ हम लोगों ने कितना कहा था कि हम टोटल कितना अनुमान लगाया था कि कितना बजट हम बनाएंगे और कितना पैसा मतलब हम खर्च करेंगे और कितना पैसा हमारे पास आएगा। तो उसमें कहा गया था कि 48,20,512 करोड़ का हम टोटल ओवरऑल खर्च करेंगे। अब ये कहा था हमने फरवरी में। ये कब कहा था? फरवरी 2024 में। अब क्या है? अब है दिसंबर 2024 ख़त्म होने को है। तो अब ये बताओ कि लगभग 8 महीने बीत चुके हैं। हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि हमने जितना कहा था उससे ज़्यादा खर्च होगा या उससे कम खर्च होगा। इस 8 महीने के डाटा के आधार पर आप अंदाज़ा लगाइए। तो 8 महीने का जो डाटा था उसके आधार पर उस बजट को दोबारा रिवाइज़ किया गया। उस बजट को क्या किया गया? दोबारा रिवाइज़ किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा जो 48,20,512 करोड़ का जो बजट था उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 47,16,447 करोड़ का बजट कर दिया गया। तो ये 8 महीने का डाटा वो लिया गया। दूसरा, अब इसी इकोनॉमिक सर्वे में हमारे पास 2023-24 का एक्चुअल डाटा आ गया कि भाई जो साल जा चुका, अभी तो क्योंकि 2024-25 चल रहा है तो कौन सा जा चुका? 23-24 जा चुका। तब 23-24 में हमारा एक्चुअल बजट कितना था? तो 23-24 में जो हमारा एक्चुअल बजट है वो आया 44,43,447, 44,43,447 करोड़ का टोटल बजट था। अब सरकार को बजट कब का बनाना है? बजट बनाना है 2025-26 का। तो 2025-26 का बजट बनाने के लिए यहाँ पर टोटल 2024-25 का टोटल 8 महीने का डाटा है कि कहाँ कितना था, हुआ कितना है, और एक्चुअल डाटा कब का है? जो ख़त्म हो चुका है। तो इस एक्चुअल डाटा और इस 8 महीने के डाटा के आधार पर, रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर आने वाले साल का जो है अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ओवरऑल कितना पैसा खर्च होना है। जैसे 44 से 47 हुआ तो लगभग कितने लाख करोड़ का खर्चा बढ़ा? 3 लाख करोड़ का ओवरऑल लगभग खर्चा बढ़ा है। 44 और 3 47। अब यहाँ पर लगभग 3 लाख करोड़ का ही खर्चा और बढ़ सकता है, ये अंदाज़ा लगाया गया होगा ना। तो देख लो बजट कितना बढ़ा है हमारा, तो 50 लाख के आसपास लगभग 3 लाख करोड़ का ये ओवरऑल बजट जो हमारा बढ़ाया गया है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो कि बजट बनता कैसे है, खर्च कैसे किया जाता है, मतलब वो एक बजट बनाया कैसे जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि 2023-24 का एक्चुअल डाटा, 2024 के बजट एस्टीमेट को दोबारा रिवाइज़ किया गया। तो रिवाइज एस्टीमेट, इन तीनों के आधार पर अगले साल के डाटा का अनुमान लगा लिया जाता है और वर्तमान का जो हमारा बजट आ गया वो हमारा बजट एस्टीमेट जो कि हमारा 50,65,345 करोड़ का आ गया। क्लियर है? अब दोस्तों इसमें से हम देखते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वगैरह ये कितने हैं। देखो अब रिवेन्यू डेफिसिट, तो रिवेन्यू डेफिसिट जो हमारा निकल के आया वो आया 5,23,846 करोड़। अब ये क्या है कि इतना रिवेन्यू डेफिसिट होगा, मतलब इतना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है दोस्तों, तो वो निकलता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स से हमारा क्या निकलता है? रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा कर रही है सरकार, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पर खर्च किया जाता है? तो ये खर्च किया जाता है आपका सैलरी के ऊपर, ये खर्च किया जाता है आपका पेंशन देने के लिए, ये खर्च किया जाता है आपका डिफेंस के ऊपर, ये खर्च किया जाता है आपका सब्सिडी देने के लिए, ये खर्च किया जाता है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए। क्लियर है? तो रिवेन्यू डेफिसिट कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाता है? डोनेशन देने के लिए। तो रिवेन्यू डेफिसिट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही खर्चे हमारे किए जाते हैं। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स, अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स में मतलब पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ पर पैसा आएगा हमारा टैक्स से, और पैसा आएगा हमारा नॉन टैक्स से। नॉन टैक्स में जैसे फीस आ गई, फाइन आ गया, एससीट आ गई, तो यहाँ सारी चीज़ें। तो टैक्स वगैरह से आने वाला पैसा कम है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सैलरी वगैरह देने का और डिफेंस के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर ये खर्चा हमारा ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा खर्चा होगा सरकार, मतलब जो फ्रीबीज़ के जो खर्चे किए जाते हैं ना, फ्रीबीज़, फ्री की रेवड़ियाँ, तो फ्री की रेवड़ियाँ कहाँ से खर्च की जाती हैं? वो की जाती हैं आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से। और जो सरकार टैक्स वसूलती है तो हमारा वो कहाँ आता है? हमारा वो आता है रिवेन्यू रिसिप्ट से। तो टैक्स कम आएगा, फ्रीबीज़ ज़्यादा बांटेंगी सरकार, तो फ्री में ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। और आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो यहाँ पर रिवेन्यू में डेफिसिट देखने को मिलेगा, जो कि रिवेन्यू डेफिसिट हमारा 5,23,846 करोड़ का है।
क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कि ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का भी फॉर्मूला आपके एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो इज इक्वल टू होता है बोरोविंग्स के। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू उधार। अब फिस्कल डेफिसिट और निकालने का क्या फॉर्मूला बना, तो फिस्कल डेफिसिट को और निकाल सकते हैं हम कि बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, और बजट रिसिप्ट्स कैसे, एक्सक्लूड बोरोविंग। तो उधार को छोड़कर जितने बजट रिसिप्ट्स हैं वो माइनस कर दो बजट एक्सपेंडिचर में से, तो टोटल फिस्कल डेफिसिट हमारा आ जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा, वो होता है बोरोविंग्स के, अपने आप में उधार के बराबर होता है। तो इस साल दोस्तों सरकार ने जो टोटल उधार है वो कितना बताया है, तो वो बताया कि 15,68,936 करोड़ का जो है हम लोगों को उधार लेना है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। तो दोस्तों इस साल टोटल कितना उधार लिया जाएगा, वो लिया जाएगा 15,68,936 करोड़ का। अब इसके बाद तीसरा घाटा देखते हैं, क्योंकि 3 तरह के घाटे होते हैं हमारा, एक रिवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा आ गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला बना दोस्तों, तो वो क्या फॉर्मूला बना, तो वो बनता है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक्चुअल में सरकार को कितना घाटा हुआ, उधार लेने की वजह से ब्याज का खर्चा तो बढ़ जाता है ना, उस ब्याज के खर्चे को हटा दो, तो जो सरकार को ओवरऑल घाटा हुआ है उसमें से उस ब्याज के खर्चे को हटा दो। तो ब्याज के खर्चे को हटाकर देखा गया तो 2,92,598 करोड़ का खर्चा जो है सरकार एक्चुअल में ज़्यादा कर रही है। अगर ब्याज का खर्चा अगर सरकार को ना देना होता, अगर ब्याज का खर्चा अगर सरकार को नहीं देना होता, तो लगभग 3 लाख करोड़ का सरकार एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। मतलब सरकार अपनी रिसिप्ट से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको, प्राइमरी डेफिसिट कितना है वो पता लग गया, फिस्कल डेफिसिट कितना है वो पता लग गया। तो क्लियर है। अब आपको कितना ब्याज दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि 15,70,000 करोड़ के लगभग सरकार उधार लेगी, मतलब इतना है, ओवरऑल खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और सरकार 3 लाख करोड़ का जो है सरकार एक्चुअल में ज़्यादा खर्चा कर रही है ब्याज के खर्चे को छोड़कर। तो 15,70,000 में से अगर 3 लाख भी माइनस हो जाते हैं तो लगभग कितना बनता है हमारा, तो बनता है 12,70,000 करोड़ के आसपास। तो 12,70,000 करोड़ के आसपास दोस्तों जो है सरकार वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज का खर्चा दे रही है। सिर्फ ब्याज कितना, 12,70,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ब्याज दिया जा रहा है। अब दोस्तों जैसे ये 50,65,345 करोड़ रुपए हैं, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आप भी मेरे साथ बोलते रहिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने लाख करोड़ का बजट है। तो टोटल 50,65,345 करोड़ का जो बजट है उसमें ओवरऑल कितना % पैसा कहाँ से आएगा, ये कैसे पता चले। तो उसके लिए सरकार ने कहा रुपीज़ कम्स फ्रॉम, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया, देखो कि ओवरऑल पैसा जो उसको अगर हम 100 रुपये मान लें या 100 पैसे मान लें या 100% मान लें, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा आएगा हमारा उधार से। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा, वो आएगा उधार से। उधार के बाद सबसे ज़्यादा पैसा आएगा इनकम टैक्स से। ये आप नोट डाउन कर लिए, इनकम टैक्स। पहले GST सबसे ज़्यादा होता था, इनकम टैक्स ने उसकी जगह ले ली है, आयकर, इनकम टैक्स। इसकी भी हम बात करेंगे, जो आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि 12,75,000 करोड़ तक की आय जो है वो टैक्स मुक्त कर दी गई है, उस पर हम भी आएंगे हम। तो अब देखते हैं कि भाई जो 100 पैसे अभी इसी पे रहते हैं कि 100 पैसे जो भारत सरकार के पास आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो 24 रुपये तो सरकार उधार लेगी, 22 रुपये इनकम टैक्स से आएंगे, उसके बाद 18 रुपये हमारे GST से आ जाएंगे, इसके बाद कॉरपोरेट टैक्स से कितना पैसा आ जाएगा, 17 रुपये। तो कॉरपोरेट टैक्स, जैसे एक आदमी इनकम अर्न करता है तो इनकम पे इनकम टैक्स देता है, ऐसे ही कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट पे कंपनी कॉरपोरेट टैक्स देती है। तो एक इंसान इनकम टैक्स देता है और एक कंपनी कॉरपोरेट टैक्स देती है, और GST हमारा 18%, ये हो गया। और कस्टम ड्यूटी 4 रुपये, एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये। तो ये सारी टैक्सेबल इनकम है, ये हमारी क्या है, टैक्सेबल इनकम है। और टैक्स को छोड़कर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कितनी आ गई हमारी, तो
तो आ गई 9 रुपये। तो वो कितनी आ गई? 9 रुपये। तो जो हमारी जो बजट रिसिप्ट्स है दोस्तों, बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं? बजट रिसिप्ट्स दो टाइप की होती हैं। एक आती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी आती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर सरकार दोस्तों वो करती है टैक्स से कितना पैसा आएगा और टैक्स को छोड़कर कितना पैसा आएगा, और टैक्स को छोड़कर कितना पैसा आएगा। तो यहाँ पर टैक्स से कितना पैसा आ रहा है? तो 17/39 टोटल, तो टोटल 66% पैसा हमारा टैक्स से आ रहा है, और 9% पैसा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है नॉन टैक्स से। तो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट से तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल 75% जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट से और बचा हुआ 25% वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट से। इसके अंदर क्या क्या आ गया हमारा कि उधार को छोड़कर और उधार से। तो उधार में 24% और 1% पैसा हमारा कैपिटल उधार को छोड़कर कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है। तो टोटल 25% पैसा हमारा कैपिटल रिसिप्ट से, तो टोटल 100% पैसे का हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोककर कि भाई ओवरऑल कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, किस सेक्टर पर कितना पैसा सरकार खर्च करेगी। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होगा दोस्तों वो होगा इंटरेस्ट पेमेंट पर। वो कहाँ पर होगा? नहीं, शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों ध्यान गया मेरा? क्योंकि हर साल सरकार जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती थी उस में कैटेगरी में इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन अब की बार जो सरकार टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं जो राज्यों के साथ बंटवारा करती है वो सबसे ज़्यादा रुपये हैं। जैसे सरकार के पास 100 रुपये आए, उस 100 रुपये में से सरकार 22 रुपये राज्यों के सरकार साथ बांटेगी और 20 रुपये जो है सरकार उसका ब्याज का भुगतान करेगी। इसके अलावा कि जो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं दोस्तों उस पे सरकार कितना पैसा खर्च करेगी? तो उस पर 16 पैसे खर्च करेगी। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जो राज्य केंद्र द्वारा स्पॉन्सर की गई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें लगभग देखो 60% पैसा तो केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकारों को देना होता है। तो उसमें टोटल 8 पैसे खर्च किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर के ऊपर 8 रुपये खर्च किए जाएंगे। सब्सिडीज़ 6 पैसे की दी जाएंगी। फाइनेंस कमीशन को लगभग 8 रुपये दिए जाएंगे। पेंशन के लिए 4 रुपये और अदर एक्सपेंडिचर हमारे 8। तो इस तरह टोटल 100 रुपये का ये खर्चों का ब्यौरा सरकार के द्वारा दिया गया। अब दोस्तों देखते हैं कि जो 50,65,345 करोड़ रुपए हैं वो किस सेक्टर पर कितना खर्च किया जाएगा। तो देखो दोस्तों डिफेंस सेक्टर पे टोटल सरकार के द्वारा लगभग 5 लाख करोड़ खर्च किया जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट पर 2,66,816। होम अफेयर्स पर गृह मंत्रालय में 2,33,211। एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पे 1,71,000। एजुकेशन 1,28,650। हेल्थ सेक्टर 98,311 करोड़। सरकार को इस सेक्टर पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सेक्टर ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और अर्बन सेक्टर के लिए 96,777 करोड़। आईटी सेक्टर के लिए 95,298। एनर्जी सेक्टर के लिए 81,174। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 65,553 करोड़। और सोशल एंड वेलफेयर के लिए 60,052 करोड़। 60,052 करोड़ रुपए टोटल खर्च किया जाएगा। और साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए टोटल 55,679 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए जाएंगे। अब दोस्तों डेफिसिट इन ट्रेंड्स ये देखते हैं, घाटे की प्रवृत्ति। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितना परसेंट जो है फिस्कल डेफिसिट है ओवरऑल जीडीपी का। तो जो अब की बार का जो बजट है 2025-26 का, उसमें ओवरऑल जीडीपी का 4.4% 4.4% हमारा क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। 4.4% क्या है? फिस्कल डेफिसिट। ओवरऑल जीडीपी का 1.5% क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। वो क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट। और 0.3 ये क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि फिस्कल डेफिसिट ये सबसे ज़्यादा बार पूछता है पेपर में कि ओवरऑल जीडीपी का कितना परसेंट फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। तो वो है 4.4%।
5%। ठीक, अब इसको आप वीडियो को नोट डाउन कर रोक के आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि पूरा एस्टीमेट दिया गया है आपको कि भाई इनकम टैक्स से कितने लाख करोड़ आ सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना, कस्टम ड्यूटी से कितना, तो सारी टैक्स रिसिप्ट्स वगैरह ये आपको यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो रोककर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। देखो कि यहाँ पर है ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट्स, ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्ट्स कि भाई ओवरऑल GDP का कितना परसेंट पैसा टैक्स के रूप में आ रहा है। तो ओवरऑल GDP का इस साल 12% रुपये टैक्स के रूप में आएंगे, जिसमें से 7.1% डायरेक्ट टैक्स है, 7.1% क्या है हमारा डायरेक्ट टैक्स, और 4.9% क्या है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स से 4.9% और 7.1% हमारा डायरेक्ट टैक्स से, तो टोटल 12% पैसा हमारा GDP का लगभग हमारा टैक्स रिसिप्ट से आएगा। और यहाँ से भी आएगा कि दोस्तों कि भाई ओवरऑल कितना परसेंट पैसा जो है सरकार वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर किया गया खर्चा। असेट्स मतलब संपत्ति, लाइबिलिटी मतलब कर्जा चुकाना। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ पर किया गया खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि एक अच्छा खर्चा माना जाता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो बजट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है बजट रिसिप्ट्स और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट्स भी 2 टाइप का बताया था, एक होता है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप समझ सकते हो कि जो फ्रीबीज़ होती हैं, सैलरीज़ वगैरह होती हैं, पेंशन वगैरह होती हैं, सारा फ्रीबीज़ का खर्चा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, जो कि एक बेकार खर्चा माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़मीन खरीदना, कर्जा चुकाना, है ना, ये सारी चीज़ें, असेट्स बढ़ाना मतलब सरकार की, तो ये अच्छा खर्चा माना जाता है। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब ज़मीन बेचकर पैसा लाना, उधार मांग कर पैसा लाना, तो ये बेकार माना जाता है कि भाई बेकार इनकम है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो है टैक्स से पैसा आता है, फीस से आता है, फाइन से आता है, मतलब कमाया गया पैसा, वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट्स आता है, जो कि अब की बार 75% के आसपास, 75% अच्छी इनकम है। अब अच्छा खर्चा कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो ठीक है कि ओवरऑल 100% में से अच्छी इनकम हमारी 75% है और बेकार इनकम हमारी 25% है। उस बेकार में से 24% तो उधार से लेके आ रहे थे, 1% हम ओवरऑल बजट का कि भाई सरकारी संपत्ति बेचकर या सरकारी डिपार्टमेंट बेचकर प्राइवेटाइजेशन करके पैसा लेके आएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसी बजट में। अब जो बेकार खर्चे हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा हैं, क्योंकि देखो 15.5% तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 15.5। अब बच गया कितना, तो 100 में से 15.5 अगर माइनस कर दें तो हमारा कितना बच जाएगा, 84.5%। तो बेकार खर्चे कितने हमारे, 84.5%। इसीलिए देखो अच्छी इनकम कम है और बेकार खर्चे ज़्यादा हैं, इसीलिए हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिला था। क्लियर है। तो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो है हमारा 15.5%, 15.5%। क्लियर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सॉरी, ये हमारा लाख करोड़ में 15.5 लाख करोड़ है, मैं परसेंट बता रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये 15.5 लाख करोड़ है। परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में हमारा काफ़ी कम है, तो कितना है वो हमारा मात्र 4.3% है। वो कितना है, 4.3% है, मात्र 4.3%। ध्यान नहीं दिया था, वो हमारा लाख में था। 15.5 लाख करोड़ रुपए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि ओवरऑल जीडीपी का मात्र 4.3% है। ओवरऑल जीडीपी का मात्र 4.3% है, मतलब 96.7 करोड़, 95.7 करोड़, 95.7% ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 4.3%, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। तो सरकार को इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए, इस खर्चे को सरकार को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन 100% अब की बार आएगा ही आएगा, क्योंकि खर्चों में सबसे ज़्यादा हिस्सा राज्य सरकारों को मिला है, कि राज्य सरकारों को कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाए।
तो कितना पैसा राज्य सरकारों को ट्रांसफ़र होगा, वो होगा 25,60,000 करोड़ के आसपास। अब दोस्तों देखते हैं जो बजट में टोटल जो ये 5 पैरामीटर्स थे हमारे 4 पैरामीटर 4 पिलर जिनके ऊपर बजट खड़ा था हमारा। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई और तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सपोर्ट। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। अब इनको बारी बारी से देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमें। तो दोस्तों सबसे पहला इंजन है हमारा वो है एग्रीकल्चर। इसके अंदर एक योजना को लॉन्च किया गया है, अभी तो प्रपोज्ड है। उस योजना का नाम क्या है? धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंदर दोस्तों 100 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जाएगा जिनमें वे डिस्ट्रिक्ट जिनकी लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, लो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जिनसे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को फ़ायदा होने वाला है। अब जो ये योजना है दोस्तों, इसका एम क्या है, मेन एम क्या है इसका? एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेके आना, ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटीज़ और फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो ये एम है इस योजना का। अभी तो ये योजना जो है वो प्रपोज्ड है, जब ये योजना लॉन्च होगी तो इसके बारे में और चीज़ें देखने को मिलेंगी, तब इस योजना को अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहली योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा? 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है बिल्ड रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस। इसमें दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप करके मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम जो है वो लेके आएगी, जो है रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम ये लॉन्च करेगी। इसमें क्या करेगी सरकार? जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा एरिया जो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रोज़गार कम उत्पन्न कर रहा है, तो उसको बढ़ाएंगे। उसको कैसे बढ़ाएंगे? उनको स्किल देकर, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके, टेक्नोलॉजी को लेके आके, है ना, और इन्विगोरेटिंग द रूरल इकोनॉमी को थोड़ा सा और सशक्त बनाएंगे, मजबूत करेंगे। तो स्किल लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, रूरल एरिया को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। तो राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके एक मल्टी सेक्टरल रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार लॉन्च करेगी, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इस बेरोजगारी को है वो कम किया जा सके। और ये जो प्रोग्राम दोस्तों उसका मेन फोकस क्या होगा? वो होगा आपका रूरल वुमेन पर, यंग फार्मर्स पर और रूरल यूथ पर और मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फैमिलीज़, इनके ऊपर इनमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब इसके बाद तो नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें ये कहा गया है और हमें आत्मनिर्भर बनेंगे हम पल्सेस के मामले, दालों के मामले में हमें भारत को क्या बनाना? आत्मनिर्भर बनाना है। कब? आने वाले 6 सालों में। हम प्रोडक्शन तो ऑलरेडी ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम कंजप्शन भी उतना ही ज़्यादा करते हैं। भारत जो है दालों का प्रोडक्शन तो ज़्यादा करता है, लेकिन कंजप्शन भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से दालों का क्या करना पड़ता है? हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली 3 दालों पे फोकस किया गया है, तूर, उड़द और मसूर। तो 6 साल का ये मिशन होगा, जिसमें आत्मनिर्भर बनाना हमें पल्सेस के उसमें दलहन में आत्मनिर्भरता, मतलब आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो 3 दालों पर फोकस किया जाएगा। जो भारत सरकार की जो एजेंसी हैं, 2 एजेंसी हैं, NAFED और NCCF, ये इन तीनों दालों को क्या करेंगी? प्रोक्योर करेंगी। प्रोक्योर मतलब खरीदेंगी, जो भी किसानों के पास अवेलेबल होंगी। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों एजेंसियां अगले 4 वर्षों में किसानों से ये 3 तरह की दालें खरीदेंगी। जितने भी किसानों के पास बेचने के लिए पास अवेलेबल होगी तो वो इनसे खरीदा जाएगा। और ये तीनों दालों का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाएगा, ताकि इन दालों में भारत को जो क्या बनाया जा सके, इनके प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके बाद ये कहा गया कि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जिसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, एफिशिएंट सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाएगा, प्रोसेसिंग एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस और फॉर फार्मर्स, जो कीमतें हैं उनको बढ़ावा मिले, ताकि किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और ये भी पार्टनरशिप विद स्टेट्स, राज्यों के साथ पार्टनरशिप में, मतलब अकेले कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ, सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी का नारा था, स्लोगन था, उसको लेकर ये चल रहे हैं।
तो जैसा इस बजट की थीम भी थी कि सबका विकास। इसके बाद दोस्तों क्या देखने को मिला, एक मखाना बोर्ड जो बिहार में जो है सेटअप किया जाएगा। बिहार में ही क्यों? क्योंकि मखाना का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है दोस्तों 90% अप्रोक्स 90% प्रोडक्शन वो बिहार में होता है। तो एक मखाना बोर्ड सेटअप किया जाएगा। मखाना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है सेहत के लिए। अब ये मखाना बोर्ड का काम क्या करेगा, तो ये मखाना बोर्ड क्या करेगा कि प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोसेसिंग फॉर वैल्यूएशन एडिशन और उसकी मार्केटिंग ऑफ मखाना। तो ये सारी चीज़ें वो मखाना बोर्ड देखेगा। और क्योंकि एक जो हब है बिहार का एक हब है जहाँ पर 90% इसका प्रोडक्शन होता है, उस हब को और बेहतर कैसे बनाया जाए उसके ऊपर ये मखाना बोर्ड है जो ये काम करेगा। इसके बाद वो क्या कहा कि एक नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा हाई यील्डिंग सीड्स के ऊपर। नेशनल मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जिससे क्या होगा, एम क्या होगा कि जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके, इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। टारगेट डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, पेस्ट रेसिस्टेंस और क्लाइमेट रेसिस्टेंट, कमर्शियल अवेलेबिलिटी फॉर मोर देन 100 सीड्स वैरायटी। अब ये क्या है, ये प्रपोज्ड है। जब ये लॉन्च होगा ना तो इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, कैसे उनकी उपज को बढ़ाया जाएगा, क्या उसमें यूज़ किया जाएगा, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब ये प्रपोज्ड है कि भाई ऐसा मिशन ये लाने वाले हैं कि 100 से वैरायटी से ज़्यादा तरह के जो बीज हैं उनकी यील्डिंग को कैसे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्या है, फिशरीज़ के लिए, मत्स्य पालन, ठीक है ना, मछली वगैरह के लिए, सी फूड के लिए। देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है फिशरीज़ प्रोडक्शन में। अब इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या कहा गया कि भाई अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें क्या गया, जो IEEZ है, IEEZ इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तो तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है दोस्तों, वो आता है आपका इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो उस एरिया में, और दूसरा हाई सीज़ का मतलब क्या होता है, जो दो देश समुद्री सीमा को साझा करते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच का जो, तो उस हाई सीज़ और इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन दोनों का यूज़ करते हुए जो हमें फिशरीज़ का जो प्रोडक्शन है, सी फूड्स जो हैं उसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ावा देना है, ताकि जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, और ज़्यादा उसमें फ़ायदा पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है, नई इसमें दोस्तों क्या कहा गया कि भाई एक कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो 5 साल का एक मिशन होगा, जिसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएंगे, किसकी, कॉटन फार्मिंग के। मतलब एक कॉटन का एक टाइप होता है जो होता है हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेप कॉटन वेराइटीज़, मतलब एक लंबे रेशे वाली एक कपास होती है, उस किस्म को प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे अगले 5 साल के लिए। उसको उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड का क्या है दोस्तों, किसान बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। इसमें कम ब्याज की दर पर हमें, या ब्याज कई बार सरकार माफ़ भी कर देती है, और बहुत नॉमिनल ब्याज रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, उस रेट पर किसानों को लोन मिल जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो उस लोन लेने की जो सीमा है दोस्तों, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, और जिसमें लगभग 7.7 करोड़ किसान और फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स जितने हैं उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद क्या है, एक असम में एक यूरिया प्लांट सेटअप किया जाएगा, क्योंकि यूरिया प्रोडक्शन में भारत को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसमें असम में एक यूरिया प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 12.7 लाख मीट्रिक टन। तो यूरिया प्लांट एक असम में सेटअप किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना, दूसरा कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, मखाना जो बोर्ड है बिहार में वो लाया जाएगा, हाई यील्डिंग सीड्स जो मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 100 वैराइटीज़ के जो थे, और KCC किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन देने की जो सीमा है उसको 3 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, 5 लाख किया गया है। तो ये हमने देखा था इसमें। और दूसरा आत्मनिर्भर पल्सेज में आत्मनिर्भर 3 तरह की दालें थी, है ना, तो तुर, उड़द और मसूर, जिनके लिए 2 डिपार्टमेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो किसानों से उस दालों को क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो ये टोटल था हमारा फर्स्ट
पिलर एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड पिलर आ जाता है हमारा MSME, सेकंड इंजन। तो सेकंड पिलर आ गया हमारा MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन को ही बदल दिया गया। तो पहले क्या था दोस्तों इसमें कि जो माइक्रो इंडस्ट्री होगी कि तो किस इंडस्ट्री को माइक्रो इंडस्ट्री बोलेंगे, तो उसमें था कि भाई इन्वेस्टमेंट जिसमें 1 करोड़ होगा और टर्नओवर जिनका 5 करोड़ होगा। स्मॉल किन को बोलेंगे, जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होगा, टर्नओवर 50 करोड़ होगा। और मीडियम किसको बोलेंगे, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ होगा, इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का होगा और टर्नओवर 250 करोड़ का होगा। तो 5, 50 और 250 करोड़ का टर्नओवर जिनका होगा तो वो मीडियम स्मॉल और मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे। अब उसको रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज क्या किया गया कि जो इन्वेस्टमेंट रेट था उसको 2.5 से गुना किया गया, उसको तो 2.5 गुना किया गया, और जो टर्नओवर था उसको दुगुना किया गया। टर्नओवर को कितना किया गया, दुगुना किया गया, और इन्वेस्टमेंट को कितना किया गया, 2.5 गुना किया गया। तो अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। अब टर्नओवर कितना हो गया, तो वो हो गया आपका 100, 10, 100 और 500, 10, 100 और 500। यहाँ पर कितना हो गया, 2.5, 25 और 125, 2.5, 25 और 125, वहाँ पर 10, 100 और 500। अब डायरेक्ट अगर इन्वेस्टमेंट से देखें तो इन्वेस्टमेंट का 4 गुना टर्नओवर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का 4 गुना टर्नओवर होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है तो 10 करोड़, 25 करोड़ है तो 100 करोड़, और 125 करोड़ है तो 500 करोड़। तो ये MSME की नई डेफिनेशन है जिसको क्या किया गया है, रिवाइज किया गया है।